भारत अपने 77वें स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया, लेकिन इस बार पीएम मोदी के भाषण में कुछ हटकर जैसा था। पीएम मोदी ने अपने भाषण में देशवासियों को परिवारजन कहकर संबोधित किया। पहले वो अपने भाषणों में देशवासियों को प्यारे भाइयों और बहनों कहकर संबोधित करते आए हैं। भाषण के आखिर में पीएम मोदी ने अगले साल फिर से लाल किले से भाषण देने की बात कही है और लगभग 1.5 घंटे लंबे इस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, 2014 के चुनाव, गुलामी के दौर, महंगाई और भारत के विकास की बातें की हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मणिपुर के मुद्दे से की। नमस्कार, जस हिंदी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। स्ट्रेट टॉक में आज का सीधा संवाद करेंगे पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए देश के नाम संबोधन के ऊपर। तो लाल किले से पीएम मोदी की गारंटी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लाल किले से अपने आखिरी संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सस्ती दवाएं, सस्ता घर से लेकर महिला उत्थान समेत 5 बड़े ऐलान किए हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा की बात की और कहा है कि शांति से ही वहां समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। क्योंकि लंबा चौड़ा प्रधानमंत्री का भाषण होता है, इस बार भी 90 मिनट का रहा, तो ये गारंटी क्या है और इससे क्या सवाल उठते हैं, ये हम दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं, जो कि स्ट्रेट टॉक के आज के प्रश्न है। पीएम मोदी की जो गारंटी है वो कितना सच और झूठ है, ये हम स्ट्रेट टॉक में ये सवाल उठाना चाहते हैं। ग्रामीण महिलाओं पर पीएम मोदी के फोकस का क्या मायने दिखता है कि आखिर गांवों की सुध-बुध अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है तो महिलाओं पर फोकस क्या मायने हैं इसके? क्या गांव में 2 करोड़ लखपति दीदियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना पाएंगे, उनकी सरकार बना पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो गांव का विकास है इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत ही मणिपुर हिंसा से क्यों की? आखिर क्या माना जाए इसके पीछे कि मणिपुर की हिंसा की शुरुआत में, भाषण की शुरुआत में उन्होंने क्यों उठाई ये बात, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नफरत का माहौल बनाने की प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है? और दर्शकों के सामने ये भी रखना चाहते हैं कि एक बहुत ही खास बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, जो कि भारत की परिस्थिति को बहुत ही सीमित शब्दों में एग्जैक्टली जो है उसको डिस्क्राइब करता है। तो मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे चौड़े भाषण से एक प्रमुख जो अंश है वो दर्शकों के सामने दिखाया जाए। हमारा सौभाग्य है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है और वर्तमान कालखंड ने गढ़ी है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती। आज पूरे विश्व में वहां देशों की उम्र ढल रही है, ढलाव पर है, तब भारत यौवन की तरफ ऊर्जावान होकर के बढ़ रहा है। कितने बड़े गौरव का कालखंड है कि आज 30 साल की कम आयु की जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक कहीं है तो ये मेरे भारत मां की गोद में है, ये मेरे देश में है। और 30 साल से कम उम्र की नौजवान हो मेरे देश के पास हो, कोटि कोटि भुजाएं हो, कोटि कोटि मस्तिष्क हो, कोटि कोटि सपने, कोटि कोटि संकल्प हो, तो भाइयों बहनों, मेरे प्रिय परिवारजनों, हम इच्छित परिणाम प्राप्त करके रह सकते हैं। तो सीधा संवाद इसी पर शुरू करते हैं। आज के जो हमारे विशिष्ट पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं उनसे दर्शकों का परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक भदौरिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ अजय शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। अजय सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे हैं देश को, तो परिवारजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक बड़ा बदलाव, लगभग सभी जानकारों को मैंने सुना और उनको पढ़ा तो ये समझ में आया कि एक बड़ा बदलाव देखा गया है। और मणिपुर से उन्होंने शुरुआत की,
क्या लगता है कि 90 मिनट का जो इन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया है, किस दिशा में आप पाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गारंटी दे रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात कर रहे हैं सर्वप्रथम, तो बहुत ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष के मुद्दे हैं वो शायद जनता में अंडरकरंट है और इसका आभास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वयं हो चुका है। अजय सर। पहला तो मैं ये कहूंगा कि मैंने जब भाषण सुना, और सुना नहीं मैंने पढ़ा, मैं कहूंगा क्योंकि मैंने सुना नहीं है, मैंने उसको पीआईबी की प्रेस रिलीज में हूबहू जो शब्दशः भाषण होता है वो रिलीज किया जाता है, तो मैंने वो पढ़ा है। और उसमें जो पढ़ा उसके मुताबिक वो भाषण किसी देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा एक पार्टी के नेता का भाषण था, जो चुनाव प्रचार कर रहा हो, जो ये बता रहा हो कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम फिर जीत के आने वाले हैं और क्या है और क्या नहीं है। तो इस तरह की स्थितियां जब हो, आपने देखा कितना लंबा भाषण देते हैं और वो देते हैं, तमाम सारे लोगों को आप देखिए, भाषण जब चल रहा था प्रधानमंत्री का तो वो उबासी ले रहे थे और उनमें कई सारे नेता हैं। तो ये स्थिति है, वो वीडियो मैंने देखा है, इसलिए मैं कह सकता हूं पीआईबी की साइट पे जब आप खोलेंगे तो वीडियो वाला भी है, तो उससे कई बार वीडियोस दिख जाते हैं, तो वो भी है। दूसरी चीज ये है कि जो भाषण में उन्होंने मणिपुर से शुरू किया, ये विपक्ष की सफलता को के रूप में मैं देखता हूं कि विपक्ष बार बार कहता था बोलिए, लेकिन फिर क्षमता उससे ज्यादा थी नहीं, तो उस पर 4 लाइन बोल करके चुप हो गए, उससे ज्यादा उस पर कुछ नहीं बोल पाए। संसद में जो शब्द कमोबेश कहे थे उससे भी कमी कहा, यहां पर कोई ऐसा नहीं कहा कि कुछ विशेष कह दिया हो, कुछ चीजें बता दी हो, उल्टा उस पूरे बीभत्स घटनाक्रम को उन्होंने अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखाने की कोशिश की कि देखिए हमने शांति स्थापित कर। तो यह अपने आप में शर्मनाक है, जिस चीज पे शर्म करनी चाहिए उस पर आप दूसरी चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज है। तीसरी चीज है कि महंगाई पर जब उन्होंने बात की, तो महंगाई का कोई समाधान तो है नहीं और न कर पा रहे हैं, स्थितियां नहीं है, तो उसको जो वैश्विक जगत है उसकी महंगाई के उससे ओढ़ने की कोशिश की। उन्होंने जब परिवारवाद की बात की, तो साहब परिवारवाद आज पूरे हिंदुस्तान में यदि किसी दल में है, सबसे ज्यादा है, तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है और इसके तमाम उदाहरण मौजूद हैं। और इसके बाद में जब वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो साहब कैग की रिपोर्ट अभी लेटेस्ट ही आई है, उसी में देख लीजिए, जो सड़क 18 करोड़ की बननी चाहिए वो 250 करोड़ रुपए से भी अधिक की बन रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उसमें कोई ये नहीं कि कोई बड़ी अच्छी बन जा रही, उसकी भी स्थिति ये है। उस सड़क का मैं गुजरात में जो मेरे मित्र हैं, मैंने वहां पे देखा, स्थिति ये है कि वहां पर भी बनती हुई सड़क कई जगह टूट गई और वो हो गई, धस गई जी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 18 करोड़ जो मैक्सिमम उसका माना गया था असेसमेंट, उससे 250 करोड़ में बन रही है और उसके बाद में धसक जा रही है। तो ये स्थिति है जी। तो भ्रष्टाचार की स्थिति है। मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार सामने आ ही रहा है और तमाम राज्यों का आ ही रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री ने ही उद्घाटन किया था, उसी के तीसरे दिन ही धसक गई थी। तो इस तरह से भ्रष्टाचार सामने दिखाई दे रहा है और एक तरह का नहीं है, हर तरह का भ्रष्टाचार है, चाहे नौकरियों में भ्रष्टाचार हो, भर्तियों में, चाहे बाकी कमीशन खोरी हो। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा यहाँ पर, छोटे से ब्रेक के लिए मजबूरी है रुकना पड़ेगा। अजय सर माफी चाहती हूँ यहाँ पर कि एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद हमारे साथ आलोक सर भी बने हुए, उनसे भी समझते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने जो 9 वर्षों का कार्यकाल है प्रधानमंटरी नरेंद्र मोदी का, उसका हिसाब किताब भी देते हुए जनता के सामने दिखे। इस पर भी सब्जेक्ट के बहुत सारे प्रश्न हैं और अपने जानकारों से उनका उत्तर टटोलने की कोशिश करेंगे।
तो भारत मना रहा है 77वां स्वतंत्रता दिवस और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चुनाव से पहले आखिरी बार यहां पर तिरंगा फहराया और देश की जनता को संबोधित किया है, तो लंबे चौड़े भाषण में आखिर महत्वपूर्ण क्या है, यही समझ रहे हैं हम। हमारे साथ अजय शुक्ला सर बने हुए। शुक्ला सर, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ बात करना चाहते तो आप बात पूरी कीजिए, और साथ ही साथ एक बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे होने का मतलब यानी स्थिरता और सर्वजन हिताय। आखिर इस स्थिरता का क्या सीधे सीधे विपक्षी गठबंधन जो अलायंस है विपक्षी दलों का, इंडिया, इस पर आघात? स्वाभाविक सी बात है। आप बताइए कितना बड़ा अहम दिखाई देता है। घमंड जो कहते थे कि एक घमंडी, एक अभिमानी व्यक्ति जो है, अभिमान जो कहा था राहुल गांधी ने संसद में, आज वो देखने को मिला कि मोदी है तो ये है, मोदी है तो ये है, मोदी है तो ये है। अरे भाई, आप खुद ही जब प्रधानमंत्री के पद पर आए थे तो बोले थे हम प्रधान सेवक हैं, और आज कह रहे हैं मोदी है तो ये है, कल के दिन कहेंगे मोदी है तो इंडिया है। ये वही स्थिति हो गई कि जब आदमी इतने घमंड में चूर हो जाता है कि मैं हूं, मुझसे है, मैं अकेला। वही लक्षण पिछले जो मानसून सेशन के पहले वाले सेशन में, बजट सेशन में दिखाई दिए थे, अब मानसून सेशन में दिखाई दिए, और आज लाल किले पर दिखाई। हिंदुस्तान के इतिहास में जितने प्रधानमंत्रियों के भाषण हुए हैं आप उठा लीजिए, हर एक के आर्काइव में पड़े हुए हैं, और कहीं आपको दिख जाए उन्होंने सदैव जो है जनता की बात की है, जनता से किया है, जनता को बोला है, आपसे बोला है। यहां पर तो प्रधानमंत्री अपने से जोड़ कि हम हैं बस। तो यह स्थिति है। और घमंड की से, जैसे आप देखिए, शुरुआत भी करते हैं, टुडे आई वांट टू टेल द पीपल ऑफ, मतलब ये तो जो रिलीज आई है अंग्रेजी में है, तो मतलब कुल मिला के उसका हिंदी जो अनुवाद है कि अपने आप को किस तरीके से हम पूरा ये कर रहे हैं और हम इकोनॉमी बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जिस तरीके से वो करते हैं उसमें कहीं कोई चीज नहीं। जो जो चीजें उन्होंने कही, उन्होंने एक उसकी बात करी, तुष्टीकरण की बात की। उन्होंने तीन मुख्य बातें कही, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। जी, परिवारवाद मैंने आपको बता ही दिया, भारतीय जनता पार्टी में जो है हर राज्य में, हर जिले में आप देख लेंगे। रही बात जो उसकी है कि भ्रष्टाचार की, वो मैं बता ही चुका हूं। अब रही तुष्टीकरण की, पूरा हिंदुस्तान नहीं दुनिया देख रही है कि किस तरीके से वो तुष्टीकरण कर रहे हैं। एक धर्म विशेष के लोग कहीं पर भी जाके दंगे फसाद कुछ भी कर सकते हैं, उनको नहीं रोका जाएगा। वो हेट स्पीच देंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होगी और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जो टीवी चैनल्स उनके लिए हेट स्पीच करते हैं, हेट वो बोलते हैं, उनको ये स्थिति है, प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन यदि धोखे से भी कोई व्यक्ति हेट स्पीच ना बोले बल्कि उसको सही बोल दे, उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, कार्रवाई हो जाती है। भ्रष्टाचार की एक खबर एक अखबार छापता है और प्रियंका गांधी सहित भाजपा कांग्रेस के कुछ नेता उसे ट्वीट कर देते हैं तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो इससे आप समझ लीजिए कि किस स्थिति में आ गए हैं। जी, आलोक सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक सर, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो अगले 5 साल हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको दुनिया में तीसरे पायदान पर ले जाना है, तो अभी जो हम 5वें पायदान पर हैं उसके बावजूद हमने देखा है कि जो असमानता है, अमीर और गरीब के बीच जो असमानता है, अगर ये 5 साल भी प्रधानमंत्री जिस तरह से चल रहे हैं पिछले 9 वर्षों में अगर देखा जाए, तो ये 5 साल जो है वो गलतियां सुधारी जाएंगी या फिर ये असमानता जो है ये भयावह रूप ले लेगी? आपको क्या लगता है सर? नहीं, धन्यवाद जी। देखो, 2 चीजें हमको समझनी है। आज हमारी भारत की जो पर कैपिटा जो इनकम है वो क्या है जी? 2450। 2030 में क्या होगी? 4000। आज ब्रिटेन की क्या है जिसको हम पछाड़ करके आगे बढ़े हैं? 47। तो उसके 2030 में क्या होगी? आप तो 2030 में भी नहीं हो पा रहे हैं उसके बराबर। और जब देखिए 5वीं अर्थव्यवस्था होना, 10वीं अर्थव्यवस्था होना और दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना, फिर उन्हें जमीन आसमान करता है। जो टॉप की जो वर्ल्ड की जो 10 इकोनॉमी है
उस इकोनॉमी में अगर पर कैपिटा अगर इनकम देखा जाए, जिसको एक परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं, पीपीपी बोलते हैं, तो उसमें सबसे नीचे तो भारत। तो ऐसी स्थिति में तो आपको क्या कहेंगे? यही कहेंगे जैसे आपने 5 साल कहा, मैं तो कहता हूँ कि 5 साल से भी इन्होंने सपना आगे कर दिया। 5 साल में आप कुछ क्वांटिफाई कर लेते, जैसे 2014 में उन्होंने, जैसे अभी आपके बताया कि वो 2 करोड़ रोजगार दिया था, आपने क्वांटिफाई कर दिया 2 करोड़ रोजगार, तो उन्होंने अब वो मामला पहुंचा दिया 2047 में। तो यानी सपने इतने बड़े किए। अब जैसा आप लगातार आप बता रहे हैं, अजय जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, 3 बातें तो उनके अहम है ही। चौथा मेरा मानना है कि सबसे ऊपर सपने दिखाना, और सपने दिखाना, और उसके बाद में सपने कैसे पूरे होंगे उसमें ये भी बता देना कि मैं हूं तो सपना। तो ये जो अहम ब्रह्मास्मि वाला जो भाव पैदा हो गया है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ये एक लोकतंत्र में नहीं ठीक है, ये प्रजातंत्र में ठीक है। लेकिन आलोक से अगर पिछले 9 वर्षों में भी देखे, जो उन्होंने गारंटी दी थी, अभी एक नई गारंटी आ गई है कि चलो गांव की जो महिलाएं हैं, या फिर जो उन्होंने कहा है कि विश्वकर्मा जो योजना लाई जाएगी, लेकिन पिछली गारंटी को भी टटोल लिया जाए कि आदर्श ग्राम योजना का क्या हुआ, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, जो है स्वच्छ भारत अभियान का क्या हुआ, या फिर हमारी जो नदियों की सफाई व्यवस्था का एक आंदोलन शुरू हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तमाम जो योजनाएं हैं, कहां पर पाते हैं कि तभी उसी आधार पर जो जनता है उसका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बना रहेगा? देखिए, 2 चीजें, इसको समझने से पहले हमको ये कुछ आंकड़े समझने पड़ेंगे, और उन आंकड़ों के बरक्स हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ताजा हकीकत क्या है। जैसे ही बताया गया कि आपको 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया गया, उबार दिया गया, जी सही विश्वास करते हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो विश्वास करते हैं। अगर उबार दिया तो 81 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जाएगा? सीधा जो एक आपने लाभार्थी पैदा किया उसको क्यों दे रहे हैं? दूसरी बात, आपने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। ठीक है, अगर आपने दुगनी कर दिया तो फिर ये हर तिमाही ये क्या है? तो सीधा आपको समझिए कि रेवड़ी है ना, तो क्या आप अपने पैसे से इसकी आय बढ़ाने जा रहे थे? अब सवाल यहाँ से उठाना चाहिए। दूसरा एक और आप आ जाएगी, एक अभी जैसे अजय जी ने वो द्वारका एक्सप्रेस वे बता ही दिया, बड़ा है, मैं उस पर दोबारा से उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि ये जो सपने होते हैं ना, मिडिल क्लास, जहाँ पर देश में 81 करोड़ लोगों को, 82 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है, तो 5 किलो तो टिका हुआ है, उसके लिए सपने बड़े महत्वपूर्ण। ये सपने बिल्कुल वैसे हैं जैसे फिल्मी है। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन आते थे, भी वो एक रोल करते थे, मुझे बड़ा जबरदस्त बुखार रहता था। कई बार तो ये भी देखा गया कि जब वो हॉल से बाहर निकलते हैं तो कुछ अमिताभ बच्चन की वो छवि और डायलॉग भी उनके चेहरे पर और हाव भाव पे हावी हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में वो उतर जाते हैं। जब तक वो घर पहुंचते हैं तब तक फिल्म का नशा उतर जाता है। यहाँ भी वही स्थिति है। तो लेकिन सपने देखना पसंद है, हर व्यक्ति को सपने देखना पसंद है, वही काम इन्होंने भी किया। इन्होंने बार बार गारंटी का किया, इसलिए इन्होंने एक चीज कही, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर कुछ कमी हुई, अगर महंगाई हुई, जैसे इस बार भी किया इन्होंने, तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, कोरोना से लोग मरे, कोरोना की बद इंतजामी हुई, हम क्या करें? तो अमेरिका में भी सब मरे, विकसित देशों में भी लोग मरे। आपके यहाँ ऑक्सीजन का बंदोबस्त नहीं हो पाया, आपने इस पर बात नहीं की। आपने उस पर बात नहीं की कि कोरोना की वैक्सीन के लिए आपने जब वो वैक्सीन के जो विकास वाली जो स्थिति है, उसमें अमेरिका ने तो पहले ही उसको कंपनियों को मदद दे दी थी बनाने के लिए, बाजार में आने से पहले। आपने कुछ नहीं किया, आपने बाजार में आने के बाद में भी ऑर्डर नहीं दिया। तो कुल मिलाकर ये है कि ये अपनी जिम्मेदारी को फिक्स करते हैं और पर इतना लंबा ले गए हैं, और लोकतंत्र में ये बिल्कुल उचित नहीं रहता। जैसे अभी नई संसद है, नई संसद में उन्होंने पेंगोल की किया। पेंगोल कहाँ से? चोलवंश का है, राजा का है। वही भाव आप समझिए, एक लगातार समझिए। अगर 2023 की अगर हम बात करें, जिसमें लोकसभा का इलेक्शन 2024 में आने वाला होता है, चर्चित रहा वो ये बात, एक अकेला पक्ष मारे बजट वाले सत्र में। इस बार जो राहुल गांधी को लेते हुए था, उन्होंने अडानी के बारे में कोई बात नहीं की, और इस बार भी उन्होंने वही किया। वो लगातार चीजों को बदलते जाते हैं और आगे लेते चले जाते हैं, और इस बार वो ज्यादा प्रकट हुआ है कि भ्रष्टाचार वो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। किसी भी स्थिति में लोग एक ब्रेक के लिए ये शब्दावली प्रजातंत्र की होती है, राजाओं की होती है,
कि मैं कर सकता हूं। अगर आप ही सब कुछ कर सकते हैं तो आपकी इतनी बड़ी पीएमओ है, आपके इतने बड़े मंत्रिमंडल का क्या मतलब है? आप देखिए कि कभी कोई रक्षा मंत्री के मसला होता है तो कोई दूसरा मंत्री, वित्त मंत्रालय, कहीं ना कहीं क्या ये मोदी ब्रांड जो है उसकी जो चमक है वो बरकरार रखने की भी कोशिश दिखती है। अजय सर हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेकिन यहाँ पर लेना पड़ रहा है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद समझेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बार बार विक्टिम कार्ड खेलते हैं या कहते हैं मोदी है मेरे होने का क्या मतलब है, तो कहीं ना कहीं क्या जो ब्रांड मोदी है उसकी चमक शायद पहले से धुंधली हुई है या फीकी पड़ी है, इसका आभास स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुआ है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने देश को जो संबोधन किया है उस पे वो अगले जो 5 साल है उसके लिए क्या विजन परोसने की कोशिश कर रहे हैं जनता के सामने। हमारे साथ अजय शुक्ला बने हुए हैं, आलोक भदौरिया भी बने हुए हैं। अजय सर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब वो बार बार अपना जिक्र करते हैं तो क्या उनको लग रहा है कि उनका जो ब्रांड है उसकी चमक शायद फीकी पड़ने लगी है, क्योंकि 9 वर्षों में शायद असफलताएं भी बहुत ज्यादा अब सामने प्रमुख रूप से सामने, सब खासकर युवाओं की बात करें या फिर महिलाओं की बात करें या फिर छोटे उद्योगों की बात की जाए, लघु उद्योगों की बात की जाए, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर आप कह ही चुके हैं। इन सभी का जो असर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब वक्तव्य में, उनके भाषण में झलक रहा है। स्वाभाविक सी बात है, जितनी निराशा झलक रही थी उसी निराशा का नतीजा था कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगले उसमें हम करेंगे। अरे साहब उसके पहले तो चुनाव है, आप भारत में रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत में 5 साल के लिए चुनाव होता है। अगले उसके बोलने की बात के पहले आप इस 10 साल की बात कीजिए, और इस 10 साल का आंकड़ा ये कहता है एमएसएमई सेक्टर की यदि आप बात कर रहे हैं कि आपने इतना पैसा दे दिया, इतना वो कर दिया, तो किसको लुटा दिया साहब कि 13,000 जो है एमएसएमई जो है बंद हो गए, खत्म हो गए। आप स्टार्टअप की बात करते हैं, स्टार्टअप बिल्कुल 90% बंद हो गए, बाकी जो है वो स्टिक स्थिति में है। इसके बाद आप देखिए, आप जिस भी चीज की बात करते हैं, आपने जिस तरह से भी जिन जिन योजनाओं की बात की, हर योजना की स्थिति यही है। तो आप किस बात की बात कर रहे हैं? आप जब कहते हैं प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं तो साहब प्रधानमंत्री आवास में 32-33% ही कंप्लीट हो पाए हैं, उसके आगे हुए ही नहीं है, और आप उसके बाद कह रहे हैं इतने करोड़ और कर देंगे। तो साहब पहले वाले तो हो नहीं पा रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं दूसरे कर देंगे। इसी तरीके से जब आप स्वयंसेवी संगठनों के लिए और उनके लिए बोलते हैं, स्वयं सेवक समूह के लिए, और जो आपने कहा था वो करोड़पति दीदियां, वो लखपति दीदियां, क्या जो भी है, तो स्थिति ये है कि हालत उनकी ये है कि उनको उनके मानदेय नहीं मिल पा रहे हैं, वक्त पर चीजें नहीं मिल पा रही हैं। राज्यों को पैसा देने की आप बात करते हैं, राज्य इस बात के लिए बार बार प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं कि साहब हमारा पैसा हमारा हक का भी नहीं मिल रहा है, दूसरा तो छोड़ दीजिए जो केंद्र सरकार से इमदाद मिलनी चाहिए, तमाम राज्य कर्ज उठा रहे हैं। तो यह स्थिति है, और यह स्थिति जब आप दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की बात करते हैं तो आप यह नहीं बताते हैं कि भारत पर कर्ज जो है 54 लाख समथिंग 1000 करोड़ रुपए का हुआ करता था, और आज भारत पर जो कर्ज है वो 172 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। तो साहब इतना बड़ा कर्ज लाद दिया देश पे, तो एक कर्ज के पैसे से आप बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे? आप किस उससे इकोनॉमी बन रहे हैं? जो प्राइवेट सेक्टर के हैं उनके बूते आप इकोनॉमी बनना चाहते हैं? इस देश में टैक्स पेयर जो है वो आम आदमी है, और जो उसका असली लाभ उठा रहा है वो पूंजीपति है, वो 1% पूंजीपति है। तो आप ये समझिए 1% पूंजीपति जो है वो इस देश के टैक्स में योगदान क्या दे रहा है? कुछ नहीं। और इस देश के एसेट के 60% एसेट पे कब्जा करके रखता है, और वह जो व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है आपको, उसके पास में सिर्फ 10% से भी कम एसेट है जी। तो आप इस कल्पना को देखिए कि जब आप इस तरह की बात करते हैं तो आप कितना झूठ बोलते हैं। आपने गरीबी की बात करी, आप हिंदुस्तान का आंकड़ा जो पूरा वास्तविकता में देख लीजिए, मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार में 23
करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया था, उन्हें निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग में शामिल किया गया था। आज स्थिति यह है कि टोटल 30 करोड़ के करीब लोग जो है गरीबी की स्थिति में आ गए। तो जब इस स्थिति में आ गए हैं, आप झूठ बोलते हैं, अपने मनगढ़ंत आंकड़े बताते हैं। क्यों? क्योंकि आपने झूठे कुछ भी बोलना है, लाल किले से बोलेंगे, लोग कहेंगे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, कुछ भी बोलिएगा। मुझे आज भी याद आता है 2016 का जो उनका भाषण था 15 अगस्त को जी। उन्होंने दिया, उन दिनों में हिंदुस्तान अखबार का संपादक था, उन्होंने दिया भाषण कि इस तरीके से हाथरस जिले में नगला फटेला गांव है जहां बिजली नहीं थी, मैंने बिजली पहुंचा दी। क्योंकि वो मेरे क्षेत्र में आता था, मैंने वहां ब्यूरो चीफ को भेजा कि पता करो वो कौन सा गांव है, वहां स्टोरी कराओ। वहां पता चला कि वहां तो 32 साल से बिजली है। तो अब आप समझिए, जहां 32 साल से बिजली थी उसे कह रहे थे बिजली नहीं थी, मैंने पहुंचा दी। तो इस तरह से प्रधानमंत्री कलावती के उदाहरण से भी ये चीजें बार बार सामने रखने की कोशिश नहीं, चलिए वो तो गृह मंत्री ने कहा था, इसलिए मैं कोट नहीं करूंगा। लेकिन इसके बाद में याद करिए दरभंगा के और वहां के एम्स की बात करी, जो आप वहां आज तक कुछ है ही नहीं जी। तो इस तरह से प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति झूठ बोलता हूं, ये हिंदुस्तान का इतिहास दुनिया पहली बार देख रही है। और वो लाल किले से भी झूठ बोलता है, पहले दिन से बोल रहा है। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात करता था। आज हिंदुस्तान के अंदर जो टोटल बेरोजगारों की संख्या है वो 80 करोड़ के करीब है जी। अब आप सोचिए 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ बेरोजगार। और यदि आप बात करिएगा जो अनियोजित सेक्टर है उसमें ही यदि बात करिएगा, तो आज वो जब कांग्रेस का शासन था वो आबादी का आधा जो है वो रोजगार वहां से पाता था। आज स्थिति है 140 करोड़ की आबादी है और वहां से सिर्फ 40 करोड़ लोग ही सिर्फ रोजगार पाते हैं, यानी 100 करोड़ नहीं पाते। तब वहां 51 करोड़ पाते थे और करीब 49-50 करोड़ जो है वो दूसरे सेक्टर से और दूसरी चीजों से काम कर रहे थे। तो ये हालत है, झूठ की ये पराकाष्ठा है। जी जी, जी। आलोक सर हमारे साथ बने। आलोक सर, बहुत ही अहम जो कि मैंने दर्शकों के सामने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य रखा था, वो कहते हैं कि मौजूदा जो परिस्थितियां भारत के लिए बिल्कुल एक स्वर्णिम काल की तरह हो सकती है, क्योंकि भारत के पास डेमोक्रेसी है, डाइवर्सिटी है और डेमोग्राफी भी है। लेकिन इन तीनों शब्दों में प्रधानमंत्री के जो कार्यशैली रही है उसको आप कैसे समझ पाते हैं कि क्या इन तीनों पिलर के हिसाब से जो नीति निर्धारण किया गया उस पर जो है कार्यान्वयन सरकार का दिखता है, या फिर ये एक और झूठ? देखिए, इसको अगर मैं इसको आधा सच बोलूंगा, पूरा सच इसलिए नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी जो डेमोग्राफी डिविडेंड का जो इस्तेमाल करने की जो ये बात कर रहे हैं, ये अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर की जब भी हम बात करते हैं तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि वो 14 से 16% ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो जीडीपी में रिफ्लेक्ट होता है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो एक एमएसएमई या अनौपचारिक सेक्टर में काम करता है, उनकी संख्या लगभग करीब 84% है। अभी जो बीच में नोटबंदी और जीएसटी उसमें एमएसएमई की तो पूरी कमर टूट गई। अभी जैसे अजय जी ने बिल्कुल ठीक बताया कि 13,000 करोड़ रुपए, 13,000 करोड़ इकाइयां बंद हो, 13 करोड़ इकाइयां, हाँ 13,000 इकाइयां बंद हो। ये अब सवाल यह है कि बात बंद होने की नहीं है, बंद होने के बाद क्या इनको पैसा मिल पाया, क्या इनकी बाजार में मांग है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और यही एक सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है। अब सवाल यह है कि आपकी जो नीतियां क्या है कि आप एक जो छोटा वाला एक जो अनौपचारिक सेक्टर है उसको खत्म करके एक आप बड़े कॉर्पोरेट या किसी शैली पे आप चले जाना चाहते हैं। जैसे अगर आप रेलवे की उदाहरण की अगर आप बात करें तो रेलवे में एक ऐसा है कि जैसे ये पार्किंग का ठेका भी ये इंस्टीट्यूशनलाइज करने जा रहे हैं। तो माफ कीजिएगा, मैं रोक रही हूँ, तो यहाँ पे जिस डाइवर्सिटी की बात करते हैं वो डाइवर्सिटी का अभाव दिखता है आलोक सर? नहीं, बात डाइवर्सिटी के अभाव की नहीं, बात यह है कि इनकी जो सबसे बड़ी इस सरकार की पिछले 10 साल से जो कमियां आ रही हैं, एक तो ये कि वो नीति जो सोच समझ के नहीं बनाई जा रही है, नीति हड़बड़ाहट में बनाई जा रही है।
पहला मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा ही मैं अभी ताजा उदाहरण से बात करूंगा, पुराने उदाहरण से नहीं बात करूंगा। एक दिन अचानक से उठते हैं और पता चला कि सुबह सुबह सरकार घोषणा कर देती है अब भाई लैपटॉप और उसका इंपोर्ट, कंप्यूटर का इंपोर्ट बंद कर दिया। जी जी भाई पहले कि अब बंद कर दिया जाएगा, ठीक है बंद कर दीजिए इंपोर्ट, उस पर अंकुश लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन कारोबार कितना बड़ा है? कारोबार है $5.33 अरब का। इसमें चीन की भागीदारी कितनी है? चीन की भागीदारी है लगभग करीब 73%। अब अगर आप 73% को आप अचानक से रोक देंगे, फिर आपको लगता है अरे ये तो फैसला गलत हो गया, चलो इसको ठीक करो, तो फिर दूसरे दिन ठीक करते हैं, फिर कहते हैं कि भाई वो 3 महीने का टाइम दिया जाता है। अब सवाल यहाँ पर देखिए उठाने वाला, ये नीतियों में निरंतरता की कमी। अच्छा अब आप बताइए क्या 3 महीने के अंदर हमारे भारतीय जो IT कंपनियां हैं क्या इस तरीके से तैयार है कि वो लैपटॉप को निर्माण कर सके? नहीं कर सके। एक कॉर्पोरेट ने अपने लैपटॉप बनाने की भी बात की, क्या वो इतनी मांग को पूरा कर पाएंगे? 70% मांग को, 72% मांग को नहीं पूरा कर पाएंगे, तो क्या होगा? डिमांड ज्यादा होगी। एक ब्रेक के लिए बार बार इशारा किया जा रहा है, तो माफ कीजिएगा रुकना पड़ रहा है यहाँ पे आलोक सर, लेकिन मैं जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो मैं हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लाल किले से पीएम मोदी ने जिन गारंटी की बात की है, आखिर क्या वो गारंटी सपना दिखाई जा रहा है, ऐसा सपना कि वो सच होगा या फिर आधा सच होगा, यही समझने की कोशिश आज हम हमारे पैनलिस्ट से कर रहे हैं। आलोक सर, आप ब्रेक पर जाने से पहले नीति की निरंतरता की कमी की बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि 2014 में जिस तरह से सरकार बनी, उसके बाद 2019 में जिस तरह से सरकार बनी, ब्यूरोक्रेसी का वो जिक्र करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जुट जाती है उन नीतियों के जो है क्रियान्वयन के लिए। लेकिन जब आप नीति की निरंतरता की कमी की बात करती है तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी पर भी सवाल उठते हैं कि क्या दबाव में काम कर रही है ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में जहाँ की अब तो सबसे बड़ी आबादी रहती है दुनिया की, क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता फिर भी दबाव में ये सब काम किया जा रहा है? आलोक से मैं इसको ये नहीं मानता, इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो कहा था इसको ये कि नीतियों में निरंतरता, दूसरा ये कि नीतियां कभी वेल थॉट नहीं है, पहले से सोच समझ के नहीं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसकी वजह GST में संशोधन, नोटबंदी के दौरान संशोधन, और अभी जो ताजा आता है जो लैपटॉप और कंप्यूटर वाले मामले में संशोधन। सवाल है कि 3 महीने से भी नहीं होने वाला। लेकिन दूसरी बात, तो सबसे बड़ी जो प्रमुख बात है जिसको प्रधानमंत्री एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी संसद में भी अभी हाल फिलहाल कहा था कि बैंकें बड़ी अच्छी स्थिति में है। बैंकें अच्छी स्थिति में नहीं है क्योंकि बैंकों को आपने पिछले 9 सालों में आपने लगभग करीब 15 लाख करोड़ से ज्यादा उसका राइट ऑफ किया, राइट ऑफ किया है, और फिर उसको बैंकों में आपने रिकैपिटलाइज भी किया है, तब जाकर बैलेंस की शीट, बैंकों की बैलेंस शीट फायदे में आएगी। लेकिन ये स्थितियां अच्छी नहीं है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। आप जहां तक नौकरशाह की बात कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि कोई भी नौकरशाह वो ढंग से काम कर पा रहा है। मतलब इस सरकार में तो मुझे नहीं लग रहा कि 9 साल में कोई भी ऐसा सर्कुलर अच्छे से निकल पाया है। इसकी वजह मैं 2-3 और भी कहूंगा। अब देखिए जो प्रधानमंत्री के जो इर्द गिर्द जो पावरफुल सेक्रेटरीज की जो पोस्ट होती है, चाहे वो सबसे बड़ा बाबू आप ले लीजिए, कैबिनेट सेक्रेटरी ले लीजिए, डिफेंस सेक्रेटरी ले लीजिए, ED ले लीजिए, किसी भी को उठा लीजिए पद वाले को, सबको एक्सटेंशन दिया जाता है। किसी को 2 एक्सटेंशन, किसी को 3 एक्सटेंशन, और कभी कभी रिटायरमेंट से 4 घंटे पहले एक अपॉइंट कर दिया जाता है, 24 घंटे के अंदर क्लियरेंस आ जाती है। इलेक्शन कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट तक में वो मुद्दा उठेगा। तो सवाल ये है कि अगर आप सोच समझ के अगर काम नहीं करेंगे, पहले से अगर आप नहीं तैयार करेंगे, ब्यूरोक्रेसी निष्क्रिय को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी के लिए सवाल पूछना गुनाह हो जाता है, उनको इतने बड़े ट्रांसपेरेंट जो होनी चाहिए परिस्थितियां, उसकी जगह ओपेक परिस्थितियों में डाल दिया जाता है, उनको एकदम काला प्रभु बना दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ब्यूरोक्रेसी भी निरंकुश होकर काम करती है। और जब ब्यूरोक्रेसी को सारी मिनिस्ट्रीज को जब केवल यही देखना है कि PMO कब क्लियर करता है, PMO कब क्या निर्देश देता है, उसी के अनुरूप ही काम करना है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप ये मान करके चलिए कि तमाम ब्यूरोक्रेसी में, मैं ये नहीं कह सकता कि सारे सक्षम नहीं है, लेकिन बहुत सारे सक्षम भी है जी। लेकिन कुछ लोग में भी रहते हैं, ये भी कहूँगा। लेकिन सक्षम लोगों की भी एक बड़ी फौज है जो फैसले नहीं ले पा रहे हैं। ये पॉलिसी पैरालिसिस, ये मनमोहन सिंह जी के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं वो वास्तव में हमारे विभिन्न मंत्रालयों में है, और नौकरशाही नहीं काम कर पा रही। नौकरशाही कभी भी दृढ़तापूर्वक काम नहीं कर सकती है जब तक कि उसको सवालों की दायरे से
जी अजय सर, मैं समझना चाहूंगी कि ये पूरे चुनावी भाषण भी कहा जा रहा है, ये पूरा का पूरा जो 90 मिनट का भाषण दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चुनावी भाषण कहा जा रहा है। तो अब क्या जो इकोनॉमी की बात अगर वो करते हैं कि तीसरी इकोनॉमी हम हो जाएं, क्या जनता को प्रभावित भी कर रही है ये बातें? क्योंकि अब 2 करोड़ लखपति दीदियां हो जाएंगी, लेकिन 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ ये युवाओं को पता चल चुका है, सब्सिडी का क्या हाल है ये पता चल चुका है, किसानों की आय का क्या हाल है ये लोगों को पता चल चुका है। और तमाम एक और चीज जो मैं ये मेरा अपना खुद का ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करें, कि वो सारी बातें, वो सारे शब्द जो विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल करने लगे। अजय सर देखिए नेहा, एक चीज बताइए, आप बड़ी ईमानदारी से बताइएगा, आप अपने घर में इस कार्यक्रम के बाद में जब जाती हैं तो घर में क्या बात करती हैं? कि कोई घर में सामान आया होता है या लेने जाना होता है, वो होता है उसके लिए पैसे देने या लेने होते हैं, कुछ करना होता है, तो आप क्या हर बात पे यही निकलता है अरे बहुत महंगा हो गया, बहुत वो हो गया है। जी बिल्कुल। मेरी पत्नी मुझे परसों कह रही थी कि जो स्थिति है हम लोग के पास, तब जब इतनी सैलरी नहीं मिलती थी तब हमें ज्यादा खुशी थी, जब इतनी सैलरी मिली, ज्यादा सैलरी मिली, लेकिन उसके बावजूद उतनी चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज 80 रुपए की मिलती थी वो आज 350 रुपए की मिल रही। आप कल्पना करिए सैलरी आपकी उस मुकाबले कितनी बड़ी, ये देख लीजिए। फिर तो ये यहाँ पे इस मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या प्रधानमंत्री को एहसास हो गया कि जनता जो है महंगाई से त्राही त्राही कर रही है और इसलिए वो विदेशों में जो हो रहा है, जो दुनिया में घट रहा है, इसका हवाला देते हैं कि भारत को भी थोड़ा सा महंगाई जो है इंपोर्ट करने की मजबूरी बन जाती है? आप एक बात बताइए, एक बहुत बहुत बड़ी बात, आज पूरे दुनिया में सबसे सस्ता जो है क्रूड ऑयल हमें मिल रहा है और उसके बाद में पूरी दुनिया में सबसे महंगा तेल हमारे यहां बेचा जा रहा है, तो मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? फिर आप बताइए, यदि इनकी बात कोई मान ले कि यूपीए यानी कांग्रेस सरकार में जो पेट्रोल पर टैक्स 9 पॉइंट समथिंग था और डीजल पर 3 पॉइंट समथिंग था, वो 32% और 33% हो जा रहा है, उसके बाद में सेस लग रहा है, वो लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो 35-36% पड़ता है जाके, तो साहब ये कोई और कर रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार हो रही है और सरकार ही कर रही है। और इतना पैसा आने के बाद में जब वो कहते हैं कि हमारा खजाना भरा हुआ है, यदि भरा हुआ है, हिमाचल में बाढ़ आई हुई है, रोज बादल तबाही मची हुई है, कितनी मदद दे दी हिमाचल सरकार को? क्या नरेंद्र मोदी इतना सा करते हैं, उसे भी गाते हैं? और वहां समस्या फेस कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, बाढ़ भी जिस क्षेत्र में आई है इत्तेफाक से उधर उन्हीं का ही वोटर ज्यादा है, उनके ही मत वो है विधायक है वहां से, बावजूद इसके वो नहीं कर रहे हैं जी। कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस अपने लेवल पे भी कर रही है, वैसे भी कर रही है। छोड़िए, तो ये नैरेटिव अब कांग्रेस तय करी है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में झलका है। बिल्कुल सही है कि आज वो इतना डर गए हैं कांग्रेस से, राहुल गांधी से या इंडिया से, कि इस स्थिति में आ गए हैं कि अब उन्हें लाल किले से अपने भाषण में कहना पड़ रहा है कि अब हम 2024 के भाषण में ये बताएंगे। जी आलोक सर, जाते जाते मैं आपसे भी समझूंगी, क्या प्रधानमंत्री अब जो भी अलग अलग मन से बोले, सदन में भी उन्होंने बोला और अब लाल किले से भी बोला, तो क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस या फिर राहुल गांधी जिस तरह से नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आज एक और ऐसी तस्वीर आई है कि वो रेडी वाला जो कि महंगाई से त्रस्त था उनके साथ भोजन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को ये सब जो चीजें हैं वो ज्यादा प्रभावित कर रही हैं और इसी वजह से जो विपक्ष के मुद्दे उन पर उनका भाषण भी सामने आ पा रहा है? नहीं, मुझे एक ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री इस समय थोड़े से भयभीत हो गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जो उनके ऊपर थोड़ा सा एक दबाव है, वो काफी दबाव है। वो दबाव उन्होंने कर्नाटक वाला में जो भारतीय जनता पार्टी का एक जो अमोघ अस्त्र माना जाता था ध्रुवीकरण,
वो उन्होंने कर लिया था। बजरंग दल के बैन को लेते हुए उन्होंने उसको बजरंग बली के बैन तक पहुंचा दिया था, और इसके बावजूद भी हार रही और भ्रष्टाचार के आरोपों से भी बच रही। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री की जो साख है, साख पर अब सवाल खड़े होने लगे। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, आपने ब्रांड को कहा, तो ब्रांड तो मेरे ख्याल से इस समय काफी संकट में आ गया है। और ऐसा सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री को लगता है कि वो खुद ही इस ब्रांड को उबार सकते हैं, इसलिए वो फिर से एक बड़े इवेंट के लिए आप तैयार रहिए। वैसे लाल किले से भाषण निराशाजनक मैं इसलिए मानूंगा क्योंकि लाल किले से भाषण एक मतलब देश का प्रधानमंत्री देता है जी, मतलब एक सबसे बड़ा मंच है। मतलब लाल किला ऐसा नहीं है जैसे आप किसी रैली में भाषण देते हैं, वैसा नहीं, बिल्कुल एक अलग। रोकना पड़ेगा क्योंकि समय समाप्त हो गया, तो मैं बहुत बहुत क्षमा मांगती हूं आपसे आलोक सर। और अजय सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आलोक सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रधानमंत्री ने जो जो बातें देश की जनता के सामने रखी है उसकी सच्चाई क्या है। अगर सपना दिखा रहे तो इस सपने को हम किस आधार पर जो है सोचे कि ये सच हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी फिर से आप दोनों ही विशेषज्ञों का। और अब मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेजना ना भूलें। neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखें। आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।